तो एडवोकेट फर्ली सैम नरीमन, 7 decade career, he had left lasting imprint on judiciary. So his role can be included in ethics, GS paper 2, etc. वो important personality है. Question: wisest expert in our constitution, globally respected, most outstanding legal mind and intellectual, guiding light for our judicial system, great saint, great giant of intellectuality. जनरेशन ऑफ जूरिस्ट को इंस्पायर किया उन्होंने टू अपहोल्ड द सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिविल लिबर्टी. एग्जैक्ट वर्ड कितने सारे, तो इट कैन बी यूज इन एथिक्स अबाउट हिम. तो आगे में आएगा 9 notable केसेस, 75 years करियर, लैंडमार्क केसेस. पहला, सब पढ़ा होगा हम लोग का, सेकंड जजेस केस. एक बार प्रवेश बता दो, फर्स्ट जज सेकंड जज शॉर्ट में जल्दी, फर्स्ट जज सेकंड जज थर्ड जज. तो फर्स्ट जज केस के अंदर सिंपल सा है, ये बताया गया था कि जब अपॉइंटमेंट होती है जजेस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सीजेआई का क्या रोल होगा। इसमें इन्होंने बोला सिर्फ इतना सा रोल होगा कि कंसल्टेशन ली जाएगी। कंसल्टेशन का कोई महत्व नहीं होगा, सिर्फ एक तरीके से नॉर्मल कंसल्टेशन होगी नॉन बाइंडिंग प्रेसिडेंट के ऊपर। आपसे पूछेंगे, आप बता दो, हमें अच्छा लगेगा तो अपॉइंट कर देंगे। दूसरा जज केस आया, दूसरे जज में बोला गया कि सीजेआई की जो कंसल्टेशन है वो इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है उनके साथ एक काम करिए, आप 2 जजेस की और कंसल्टेशन लाइए और वो कंसल्टेशन माने आप हमें देंगे तो कॉलेजियम सिस्टम उसको माना जाएगा और उसकी रिकमेंडेशन के बिहाफ पे अपॉइंटमेंट होगी। तीसरे जज केस में ये कहा गया कि भाई खाली 3 जजेस से नहीं, आप 4 जजेस लेकर के आइए और एक हो गए सीजीआई। तो आप 5 लोग आइए और 5 लोग मिलकर कॉलेजियम बनाइए और उसकी रिकमेंडेशन हमें दीजिए, यूनैनिमस डिसीजन होना चाहिए और बाइंडिंग हम करेंगे। उसके बाद 4 जज केस आया। 4 जज केस के अंदर सिंपल बोला गया कि आप जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एनजेएसी एक्ट लाए हैं 2014 में, वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 50 बोलता है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव जो है उसका कोई रोल नहीं होगा अपॉइंटमेंट के अंदर जुडिशरी की। तो इसके बिहाफ में उन्होंने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। उसके बाद जो है फिफ्थ जज केस, और जो है फिफ्थ जज केस, उसमें अब ये बोला जा रहा है कि सॉरी हाँ यही था। और इसके बाद अब ये बोला जा रहा है कि जो कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम पहले था 4+1, अब हो जाएगा 5+1। यानी जो रिटायर होने वाले हैं वो पहले से ही बता देंगे कि इस फलाना फलाना जज को हम सीजेआई बनाएंगे और इनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कोलेजियम के अंदर। तो 5+1 सिस्टम। रिकमेंडेशन का प्रोसेस क्या होगा, कोलेजियम रिकमेंड करेगा लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री स्टडी करेगी, रिकमेंडेशन जाएगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्रेसिडेंट ऑफिस, तब जाके पूरी अपॉइंटमेंट होगी। लेकिन इससे दिक्कत अभी भी यही है कि ऐसा बोला जा रहा है कि कोलेजियम सिस्टम ओपेक है, एग्जीक्यूटिव का रिप्रेजेंट होना चाहिए। जब आप फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में फंडामेंटल राइट को ऊंचा रखते हो जो कि एनफोर्सेबल है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल अपने बारे में क्या आप क्यों ऊंचा रखते हो, उसमें भी आने दो। तो ये सारा मैटर है जुडिशरी का। तो इनका रोल क्या रहा है, तो इनका रोल ये रहा है, ऐसे आपने बताया, इतने फर्स्ट जज सेकंड जज थर्ड जज, इनका रोल रहा है कि फर्स्ट जज में उन्होंने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब क्या, जुडिशरी अपॉइंटमेंट में सीकिंग एडवाइस नॉर्मल है, इसको और बाइंडिंग बनाना चाहिए टू प्रोटेक्ट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस. तो इनका आर्गुमेंट ये था. तो ऑब्वियस बात है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रमोट करने के लिए कंसल्टेशन को बाइंडिंग बना दिया गया. उसके बाद थर्ड जज केस में ओवरऑल इनका रोल रहा है कि सीजेआई मस्ट कंसल्ट, अकेले नहीं होंगे, हो सकता है ना पार्टीशनशिप हो सकता है सीजेआई में, तो ही मस्ट कंसल्ट अदर एससी जजेस. इन पे ये रोल था. फिर ओवरऑल इसमें बात किया गया, नरीमन जो थे, ही अपियर इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. उसमें ही चैलेंज्ड देन एनजेएसी. वो बोले कि एनजेएसी है, इट इज वॉलेटिव ऑफ द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो वॉलेटिव ऑफ द सेपरेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन. तो इसमें उनका रोल था. फिर गोलकनाथ केस में 1967 में इनका रोल रहा है कि ऐसी रूल दैट पार्लियामेंट कैन कर्टेल फंडामेंटल राइट, कम नहीं कर सकते. गोलकनाथ केस में 73 में इनका रोल नहीं आ रहा है, लेकिन 73 में क्वेश्चन आंसर बोलते हैं आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट डज नॉट वायलेट द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यूनियन कार्बाइड केस भोपाल गैस कांड से रिलेटेड है, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984. इसमें उन्होंने इनिशिएट लिया और कंपेंसेशन वर्थ $470 million उस समय 1984 के समय देना पड़ा भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम को. नेक्स्ट ईयर कंपनी रीच द सेटलमेंट विद द सेंटर. तो इनका रोल था.
नरीमन अपियर्ड फॉर कार्बन यूनियन कार्बाइड और सेटलमेंट उन्होंने ऑफर किया। तो इसमें भी रोल है इनका। टीएमए पाई केस, माइनॉरिटी ऑफ राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और जो माइनॉरिटी का वर्ड जो है, इसका मतलब सिर्फ माइनॉरिटी का मेजोरिटी नहीं कह सकते, मेजोरिटी भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। और दूसरा चीज माइनॉरिटी है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस है। और दूसरा माइनॉरिटी विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट, इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द सेंटर, स्टेट वाइज डिसाइड होगा माइनॉरिटी। अब इसमें अरुणाचल प्रदेश पॉलिटिकल केस, ठीक है। फिर जयललिता करप्शन बेस बेल फॉर द फॉर्मर सीएम। और कावेरी वाटर डिस्प्यूट, क्वेश्चन ऑफ द फेडरलिज्म में इनका रोल रहा है। ही रिप्रेजेंटेड कर्नाटका फॉर ओवर 30 years इन कावेरी वाटर सेटलमेंट। तो ही इंश्योर्ड दैट कर्नाटका कंप्लाइड विद द कोर्ट्स ऑर्डर। तो उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन, एक आदमी का कॉन्ट्रीब्यूशन इतने सारे लैंडमार्क, पूरे टेक्टोनिक शिफ्ट जो हुआ है इंडिया में जुडिशरी में और बाकी, तो उनका रोल प्ले है। तो इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं डिटेल में। तो एक केस देख ले एक बार। तो एथिकल वैल्यूज देख सकते हैं इसमें। डिफेंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, टीएमएम पाई केस। और नहीं, यू डिस्कस दिस वन। इलेक्टोरल सीजन एंड रिस्ट्रक्चरिंग द हेल्थ सिस्टम, कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म। एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटिव मतलब कि दूसरे स्टेट के अंदर में अगर ये पॉइंट में 1 2 3 4 पॉइंट में आपको दिया जा रहा है, सब्सिडी कल्चर है, फ्रीबीज है, तो जो स्टेट आने वाले इलेक्शन में वो भी बोलेंगे कि मुझे भी देना है। तो कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म इन द मैनिफेस्टो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। बोला रहा है इलेक्शन तो आ रहा है लेकिन देयर शुड बी अ रिवैम्प ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। पीएमजेवाई बात करता है जन आरोग्य मंदिर, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, 2,50,000 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को रिवैम्प करे, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे। और जो 10 लाख 10 करोड़ फैमिलीज है उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, 5 लाख रुपीज पर ईयर फॉर द सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर। लेकिन बात हो रही है कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। अभी तक में क्या हुआ फॉर द हेल्थ केयर? पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थे, अभी एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकेशन कमीशन का रूल रहा है कि जो भी करिकुलम है उसको रेगुलेट करते हैं, एग्जिट टेस्ट का बात करते हैं फॉर द एमबीबीएस, हायर एथिकल स्टैंडर्ड इन द इंस्टीट्यूशन वो अपहोल्ड करते हैं, रिसर्च स्टैंडर्ड इसको अपहोल्ड करते हैं। फिर डॉक्टर से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होता है, जो एथिकल प्रैक्टिस उसको प्रमोट करते हैं। और दे ऑल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट द मैल प्रैक्टिसेस इन द हेल्थ केयर सेक्टर। प्रवेश, एनएमसी हाँ, डॉक्टर से नेशनल रिलेटेड मेडिकल प्रैक्टिस में। डॉक्टर्स हाँ। को डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन करता है। जितने भी हम्म। कॉलेजेस यूनिवर्सिटी होती है उनको लाइसेंसिंग देता है। इसके हाँ। बाद जितनी भी फाइनेंशियल पावर होती है, किसी, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको कितना फाइनेंशियल पावर उसकी है वो डिसाइड करता है। उसके बाद क्या क्या वो उनके प्राइसिंग मैकेनिज्म है, फार्मा से लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर के ऑपरेशनल कोस्ट तक सारी चीज ये डिसाइड करता है। इसके बाद रिप्रेजेंट भी करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारा मेडिकल, जिसको हम बोलते हैं एलोपैथिक, जो हमारा डिपार्टमेंट है मेडिकल साइंस का उसको। हम्म। और ठीक है। इसी के ऊपर आई थिंक ओशिक बोर हुआ है जिसमें इनका जो फ्लैग है नेशनल मेडिकल काउंसिल का, उसके ऊपर जो हमारे ट्रेडिशनल उनकी हाँ, फोटोज है धन्वंतरी। धन्वंतरी की। तो इसके ऊपर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और जो आपस में ये एलोपैथिक वाले, इनमें आपस में खींचातानाव देखने को मिलता है कि वाई यू आर इम्पोजिंग द ट्रेडिशनल सेटअप ऑफ द एलोपैथी मेडिसिन। अब इसमें बात होता है कि मेडिकल काउंसिल, एनएमसी, एनएमसी का रोल इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसको क्रिएट वो करना है क्योंकि जो पीएम क्या हुआ। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो नोडल है वो पीएम के लिए है। हाँ, पीएमजे के लिए। और डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड, जिससे सीमलेस हो जाए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाएंगे इंश्योरेंस मिल जाए। अब उनमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर में बात होता है मिनिमम वेज एक्ट आना चाहिए, जैसे नॉर्मल वर्कर का होता है, वो भी आया नहीं अभी तक। सोशल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम,
फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर दिया, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। फिर इसमें रेयर डिजीज का बात होता है, रेयर नेशनल इंस्टीट्यूशन मेडिसिन का बात होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस, सेल्फ डायग्नोसिस और लैब डायग्नोसिस इसमें क्रिएट करना चाहिए। जेनेरिक मेडिसिन की बात होना चाहिए, NELM का बात होता है, नेशनल एसेंशियल मेडिकल लिस्ट, जन आरोग्य मंदिर, जन औषधि सेंटर, अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड किया जाए सबको। फिर जो इंश्योरेंस है उसमें सब कवर होता है, मेंटल हेल्थ भी कवर होता है, ट्रांसजेंडर सर्जरी भी कवर होता है, फिर तो बाकी सब भी डिजीज कवर होता है। वो एग्जाम्पल है उसका। डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो अभी भी पीछे है, वो बढ़ना चाहिए। फिर स्पेसिफिक स्कीम्स है हर एक डिजीज के लिए, CVD के लिए है, किडनी के लिए है, HIV के लिए, एड्स के लिए, फिर TB के लिए है, बाकी निक्षय पोर्टल एक्सेट्रा बाकी सब। कम्युनिटी सर्वेलेंस, कम्युनिटी सर्वेलेंस कैसे किया जाएगा? डेटा ड्रिवन, डेटा यूज वैल्यू, जो कल भी था क्वेश्चन में, कम्युनिटी सर्वेंट रोल तो डी है, इधर DM ऑफिशियल होते हैं, वो काम करते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन एपिडेमोलॉजिस्ट, और इस पर काम करते हैं ओवरऑल। एक्सेस पॉइंट कोऑर्डिनेशन, हाईटेक डायग्नोसिस डिटेक्शन, इसी का बात है। जैसे बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन को रिड्यूस करना है लॉन्ग टर्म में, और जो लाइफस्टाइल डिजीज है इसको कम करना है। और वो मल्टी कॉर्मोबिलिटी, एजिंग पॉपुलेशन है तो ड्रग्स ज्यादा यूज करते हैं, एंटीबायोटिक, EMR क्रिएट होता है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर न्यूट्रिशनल चैलेंजेस है, उसको दूर करेंगे तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा। इसे फोकस ज्यादा कर। इसमें एक और एक फैक्टर है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि कोविन का डेटा ऐप लीक हो गया, आधार डेटा ऐप एम्स में हुआ साइबर अटैक, तो उसको भी IT मॉनिटरिंग सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, साइबर वॉरियर क्रिएट करना चाहिए, साइबर स्पेशलिस्ट विच विल टॉक अबाउट द क्रिएटिंग अ सिक्योर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द हेल्थ सेक्टर। मैजिकल हीलिंग, ये एक ऐसा है कि मेलिशियस इंटेंट। हाँ मतलब ये होता है ना कि तंत्र मंत्र यूज होता है, ब्लैक मैजिक, कि आपका डिजीज ठीक हो जाएगा, आपके बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे हो जाएंगे, बहुत सारे होते हैं वेस्ट बंगाल और बाकी जगह में। तो मैजिकल हीलिंग जो इसको इसको फिर क्रिमिनलाइज किया गया, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, 5 years और 1 लाख रुपीज। सेफ इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ अगेंस्ट द इवल एंड सिनिस्टर प्रैक्टिसेस, फॉल्स इंप्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट डील करनी। अगर आप बात करें इसकी तो IPC इंडियन पीनल कोड बात करता है सेक्शन 508। ये कहता है आप ये जो गैर कानूनी काम है आप ऐसे ना करें। आप किसी को भी बोलते हैं ब्लैक मैजिक करके आपका इलाज कर देंगे, ये बैन है। अगर स्टेट में बात करें तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसने स्पेशलाइज ऐसा एक कानून बनाया हुआ है, ब्लैक मैजिक एक्ट। और अघोरी प्रैक्टिस को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम ट्रेडिशनल सेटअप की बात करें इंडिया में तो अघोरी इज कंसिडर्ड वेरी पर सेक्रेड। अघोरी जो है वो तो इंडिविजुअल चॉइस है, कि आपको अगर मीट खाना है ह्यूमन का खाइए जा करके। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप किसी और को बोल रहे हैं कि आपको ठीक कर देंगे, ये चीज, ये मूल मंत्र है, ये ठीक कर दो या झाड़ फूक हाँ करो ठीक वही हो। मैं बोल रहा हूँ उसे, ये क्योंकि गलत जो है ना। अघोरी होते हैं जो आपने अभी बताया कि वो कुछ भी खाएं, खाने के अलावा वो बहुत लोगों को बोलते भी हैं कि हम आपको ठीक भी कर देंगे, हम आपको जादू करेंगे, आप अमीर हो जाओगे। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। तो इसीलिए एक क्रिमिनल लॉ है स्पेशली प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस, अघोरी प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक 2013 में लाया गया था महाराष्ट्र में। हम्म। अब ऐसे आज के दिन देखा जाए, 22 फरवरी 2024, गांधी स्मृति, कस्तूरबा गांधी की 80वीं पुण्यतिथि। कस्तूरबा गांधी, in a time when women are not allowed to attend a school education, she raised a voice for the Indian women to restore and boost backbone for freedom movement. देशवासी की बाग बन गई कस्तूरबा गांधी।
भारतीय के खिलाफ अत्याचार होते उनके लिए फिर आंदोलन की। फिनिक्स सेटलमेंट का रोल दिया योगदान रहा है, फिनिक्स सेटलमेंट नियर डरबन साउथ अफ्रीका, जहां पर वो पॉलिटिक्स में भी शामिल हुए 1986 1906 में। वो विमेन को भी मोटिवेट की कि आप इंडियन सेंट्रिक जो वहां पर डिवीजन है कलर बेस्ड पर, कि कॉलोनीज क्रिएट किया जा रहा है, आपके पास कार्ड दिखाना पड़ता है ये कॉलोनी में व्हाइट कॉलोनी में जाना है, तो वो उसके खिलाफ वो लड़ी। उनका रोल प्ले रहा है। यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि संस्कृत जो है दैट इज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सेकेंड। हाँ। और हिंदी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 343 टॉक्स अबाउट दिस। और नेपाली भी शेड्यूल की ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट फर्स्ट सिक्किम लैंग्वेज। का नेपाली ऑफिशियल लैंग्वेज है वो। एबुलेंट वॉइस ऑफ द हार्मोनियस इंडिया फॉल साइलेंट। अमीन सयानी, हार्मोनियस वॉइस 91, रेडियो आइकॉनिक रेडियो प्रेजेंटर, हाउस होल्ड नेम 1950s, बीना का गीतमाला, हिंदी फिल्म सॉन्ग टू यंग एंड लिबरेटेड इंडिया विथ इज inimitable voice modulation, flory language, engaging style। हम्म, हिंदी उर्दू को यूज करते थे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अगर ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो इसके बारे में पता है उसे कुछ? ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती के अंदर में आते हैं और ऑल इंडिया रेडियो जो है वो पब्लिक important। ब्रॉडकास्टिंग का एक ब्रॉडकास्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है प्रसार भारती और एक होता है ऑल इंडिया रेडियो। तो प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1936 के अंदर हुई। अब अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो तो ये जितना न्यू जो चीजें होती हैं वो बताता है। और प्रसार भारती जो है जो पीआईबी से रिलेटेड भी है, वो इनकी डॉक्यूमेंटेशन का काम भी करता है। हम्म, ठीक है। इससे बात होता है इंडियन ओमन। इंडिया ओमन जैसे पढ़ते हैं वैसे दिमाग में आता है आईएमईसी ट्रेड कॉरिडोर, इंडिया ओमन स्ट्रैटेजिक एरिया, चोक पॉइंट, डाकम पोर्ट, इंडिया ओमन, इंडियन इमिग्रेंट्स बहुत सारे हैं पर, फार्मास्यूटिकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, गैस, ऑयल गैस के लिए, सीपा साइन किया जा रहा बात, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आफ्टर यूएई। तो अलग अलग प्रोडक्ट, आयरन स्टील गैसोलीन एक्सेट्रा विल बी प्रोडक्टेड। ठीक है। स्टैंडिंग गार्ड एट रांची एयरपोर्ट इज कमिंग टू स्पोर्ट्स स्पेस। स्टैंडिंग गार्ड एट रांची एयरपोर्ट डैड ऑफ फर्स्ट ट्रैवल पेयर विद आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, मतलब नक्सल हिट एरियाज में वो काम करते थे फिर आउटसाइड। फ्रांसिस हैज बीन वर्किंग अर्निंग एज लॉन्ग एज यू कैन रिमेंबर, अर्ली टीन में और जॉब करते थे, फूड सस्टेन द फैमिली इन एंसेस्ट्रल विलेजेस, ही एनरोल्ड इन आर्मी, फिर झारखंड जब बना था उसमें काम किया। तो इंपॉर्टेंट इसमें की वर्ड है एस ए आई। एस ए आई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई थिंक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर, सर्च करो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इनका रहा है फॉर प्रमोशन और ग्रास रूट लेवल स्पोर्ट्स इन इंडिया, फुटबॉल कैंप, क्रिकेट कैंप, ये क्या सर्च करना है? एस ए आई। हाँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर है। हम्म। और जितने भी फेडरेशन होते हैं, जब आप बात करते हैं बीसीसीआई, एआईएफएफ, टेनिस फेडरेशन, उन सब का रेगुलेशन करता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या? ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक रजिस्ट्रेशन बॉडी है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। अगर आप बात हम्म। करें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैं आपको रीजनल ऑफिस बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर इसका ऑफिस होता है, जो कि पैसे से लेकर के, मेडल से लेकर के, आपके ड्रेस क्या होंगे, आपका सिलेक्शन ऑफ मैचेस क्या होगा, एवरीथिंग ये डिसाइड करता है। और एकेडमिक भी है, स्पोर्ट्स एकेडमिक जो काम करता है रिसर्च, पीएचडी देता है फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स मेडिसिन में, एंगेजमेंट विद फॉरेन कोचेस, एलिट एथलीट मैनेजमेंट सपोर्ट,
कैसे उसको बैकबोन बनाए, कैसे एलिट एथलीट को इंक्लूड करे और एक तरह से प्रमोट करे स्पोर्ट्स ब्रांड वैल्यू करने के लिए। तो ऐसे एकेडमी से जो पीएचडी देते एक तरह से, रीजनल सेंटर बात कर लिए, और अगर प्रोमोशनल लार्जेस्ट स्पोर्ट्स स्कीम, यूनिवर्सिटी की बात करें इंडिया नेशनल की तो स्पोर्ट्स टैलेंट टैलेंट कॉन्टेस्ट स्कीम, इनका रोल है कि हर एक जगह पर टैलेंट को कॉन्टेस्ट टैलेंट सर्च करने के लिए किया जाता है 8 to 14 ईयर्स ऑफ एज। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आप पैसा दीजिए, उनको बुलाइए, मेन जगह पर अखाड़ास और जिम खाना में भी जाके दिया जाता है अलग अलग। ट्रेनिंग सेंटर स्कीम, ट्रेनिंग किया जाएगा उन लोग का जिसको टैलेंट जहाँ से मिला। तो अलग अलग स्पोर्ट्स, तो जब बोलते हैं इंडिया में कैसे मेडल मिला जाए, ओलंपिक मेडल कैसे आए, तो इन पे एससीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में। एससीआई का और एससीआई से रिलेटेड स्कीम्स का, जब भी बोलेंगे ओलंपिक्स, एशियन गेम, जब भी स्पोर्ट्स की बात होगा तब भी। बोलो प्रवेश। नहीं, आई वाज सेइंग कि द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स इज इन मणिपुर। ठीक है। एथिकल वैल्यू सीख सकते हैं इनसे कि वॉट एवर यू डू इट विथ लव एंड हार्ट, 100% कमिटमेंट। मतलब आपको जो भी करना है आप पूरे शिद्दत से और दिल से करिए, 100% कमिटमेंट से, तभी आप पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप हम्म, बात करें स्पोर्ट्स में, क्या क्या दिक्कत है स्पोर्ट्समैन की इंडिया के अंदर, अगर हम देखें, मतलब जब खेल चुके हैं, जब खेल रहे हैं तब क्या दिक्कत है, जब खेलने के ठीक बाद है। रिटायर हो जाते हैं तब क्या दिक्कत है? हम्म, अगर तो बोला बताइए। जाए, हाँ, तो कुछ आइडियाज हो। पहला है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं दे मोस्टली बिलोंग टू द वेरी वनरेबल सेक्शन, ग्रास रूट लेवल से आते हैं, क्योंकि उनको एक दिखता है कि इससे जॉब सिक्योरिटी मिलेगा। तो वो फिर, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि आप स्पोर्ट्स चल जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी मिल जाता है, तो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहता घर में, तो आप फिर जॉब नौकरी करने चले जाते हैं, तो आपका टैलेंट पूल है वो कम हो जाता है। दूसरा बात करते हैं कि जो एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें प्रॉब्लम है। उसको रूल करने के लिए हर एक स्टेट शुड अडॉप्ट वन पर्टिकुलर स्पोर्ट। ऐसे उड़ीसा ने हॉकी हो किया, वैसे ही हर एक स्टेट एक एक उठा लीजिए। हरियाणा तो रेसलिंग और बाकी करते ही, हर एक स्टेट एक उठा लीजिए, उससे फायदा हो जाएगा, एगोमेंट ऑफ द रिसोर्सेज होगा और बेटर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। थर्ड बोल सकते हैं कि रिलेटेड टू द ब्रांड वैल्यू, कुछ कुछ स्पोर्ट्स को ज्यादा फोकस किया जाता है इसका मतलब बाकी स्पोर्ट्स में, तो ब्रांड वैल्यू क्रिएट होता है वहां पर। ऐसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो जो एलीट है, स्पोर्ट्स एलीट, उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ना चाहिए, उसी से रिलेटेड फिर जो बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवेयरनेस होगा वो लोग तक पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा के बाद ही इंडिया में जो जैवलिन थ्रो है वो इतना तेजी से आगे बढ़ सकता है। फिर दीपिका ठीक है। कुमारी आर्चरी, उनके कारण ही झारखंड में आर्चरी का स्टेडियम हर जगह खुला, झारखंड से बिलोंग करती है। और जमशेदपुर में सामने में जो जय टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसी में वो ट्रेनिंग करते थे आर्चरी से जय टाटा। तो महेंद्र सिंह धोनी, रांची, जमशेदपुर, यहाँ पे ट्रेनिंग करते थे। तो उससे रिलेटेड फिर यहाँ पर बिग बिग एकेडमी खुला स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो बड़े बड़े जो सुपरस्टार होते हैं स्पोर्ट्स, उनको प्रमोट करना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया भी था कि आप जाएंगे, आप इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट करेंगे स्पोर्ट्स, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, अपने रोजमर्रा रूटीन में बताएंगे कि कैसे आप फॉलो करते हैं, क्या खाते हैं, क्या डाइट प्लान करते हैं, वो एक इशू होता है, अवेयरनेस नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग प्रोटीन रिच डाइट नहीं है, तो सेफ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। चौथा होता है कि क्विक विन का एक एटीट्यूड रहता है कि आप जीत करके आपको कैश अवार्ड मिल गया, फिर आप रुक जाते हैं, आपको फिर हीरो वर्शिप होता है, फिर खत्म। फॉर एग्जाम्पल जो भी ओलंपिक जीते हैं रेसलिंग में, एक जन तो माफी में चले गए थे, बाकी सब भी पॉलिटिक्स में घुस गए, तो जो हम्म। लॉन्ग टर्म डेडिकेशन होता है वो मिसिंग हो जाता है। जैसे फॉर राफेल नडाल, बाकी लोग, कि ये स्पोर्ट्स ही खेल रहे हैं, कि पॉलिटिक्स में घुस गया, आपको पावर ये सब में घुसना स्टार्ट करते हैं, तो एक प्रॉब्लम है। उसके बाद बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मैं बताता हूँ इसके अलावा। हम्म। इसके अलावा जो आपने बताए थे वेल नरिश्ड पॉइंट्स, इसके अलावा दिक्कत क्या है? फंडिंग है। फंडिंग में हम हम्म। देखते हैं फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर होता है ज़्यादा होता है। और इसके बाद सोसाइटल प्रेशर है, हमारे यहाँ पे एक सोसाइटल नॉर्म हाँ। है कि खेलोगे तो कुछ नहीं होगा, पढ़ोगे तो सब हम्म। कुछ होगा। इसके बाद क्या दिक्कत है? नेपोटिज्म है। खेलोगे नेपोटिज्म कूदोगे क्यों कूदोगे, है? सिलेक्शन ना प्रोसेस में पढ़ोगे। नेपोटिज्म। हाँ, सही याद है।
ठीक है। हाँ, नेपोटिज्म है सिलेक्शन प्रोसेस में, यानी आपकी जो कास्ट का है, अगर आपके कोच उसी कास्ट है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन उठता है, स्पोर्ट्स एथिक्स का क्वेश्चन उठता है। इसके बाद अगर हम हम्म, इंस्टीट्यूशन लेवल पर बात करें, तो जितने भी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के अंदर एसए आई है, उसके अंदर भी रेगुलेशन की दिक्कत क्या है कि फेडरेशन जो है, फेडरेशन में क्या तीन तरीके की इंपॉर्टेंट दिक्कत है। पहला करप्शन, दूसरा मिसमैनेजमेंट, तीसरा पॉलिटिसाइजेशन। एग्जाम्पल हाँ, बीसीसीआई, डब्ल्यू होम मिनिस्टर डब्ल्यू के एफ, टेनिस हाँ, फेडरेशन, चीफ मिनिस्टर ऑफ नेशनल हरियाणा डेवलप, एआईएफएफ, बीजेपी प्रेसिडेंट। तो इसमें देखने, और एग्जांपल एआईएफएफ बैंड बाय फीफा, बीसीसीआई एलिज्ड बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल सॉरी क्रिकेट एजेंसी। हम्म, इसके अलावा पोस्ट स्पोर्ट्स रिटायरमेंट के बाद क्या दिक्कत है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। हाँ, क्या करें, खेल तो लिए, अब शरीर चलता नहीं है तो अब क्या करें। इसके लिए पेंशन देनी चाहिए, और कोटा होना चाहिए हर जॉब के अंदर, स्पेशली इन द प्राइवेट जॉब्स। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर मस्ट होना चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन दे जिसमें इनका रिक्रूटमेंट हो। और हाँ, लेटरल एंट्री ये भी हो कर सकते सकता हैं, है। कहाँ हम्म, पर, डिफेंस फोर्सेस के अंदर, पुलिस के हम्म, अंदर, पैरामिलिट्री के अंदर। हम्म, ठीक है, सही और से बात है। कितना ही। कॉन्ट्रा, ठीक हाँ, मतलब मैं उसी बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल रीजनल स्पोर्ट्स है, झारखंड में कोई चैंपियन है या फिर बोले कि नेशनल चैंपियन है, जरूरी नहीं कि सबको ओलंपिक चैंपियन हो, सबको एशियन होगी। तो उन लोग को उसके हिसाब से जो स्कूल में रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जो अगर नेशनल चैंपियन है उनको स्टेट वाले में, और जो ओलंपिक है या कोई और है तो उनको फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से रिलेटेड बनना चाहिए या फिर कोच बनना चाहिए। तो ऐसे, ताकि उनका भी चलते स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और जो ब्रांडिंग वैल्यू है, जैसे आईपीएल है, और आईपीएल है फॉर द उसमें फिर होगा आईएसएल, आईएसएल हो गया। उसके बाद फिर बाकी फिर अलग अलग कबड्डी के लिए प्रो कबड्डी लीग, सब चीज से क्या होता है कि स्पोर्ट्स का जो अवेयरनेस है वो बढ़ जाता है इंडिया के अंदर में। तो वो प्रमोट करना चाहिए ग्रास रूट लेवल पर। तो कैंप किया जाता है, समर कैंप, विंटर कैंप, हर एक चीज के, स्विमिंग के लिए होता था, आर्चरी, रोलर ब्रीडिंग। तो समर कैंप, विंटर कैंप किया, तो वो भी एक तरीका है कि ग्रास रूट लेवल पर कैसे आप काम कर सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फिर सीएसआर फंडिंग और जो एनजीओ होते हैं यहाँ पर, ऐसे टीएफआई, टाटा फेडरेशन, टाटा फुटबॉल फेडरेशन, टीएफएफ। तो ये क्या करते हैं कि जो दूर इलाके वो होते हैं, जो ट्राइबल सेक्टर में बेल्ट में आते हैं, और वो बच्चे को पकड़ते हैं जो फुटबॉल खेलते हैं अच्छा, और इसी फुटबॉल से फिर जमशेदपुर जो आईएसएल के अंदर में है, तो उसमें खिलवाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं जो बिग मैनचेस्टर यूनाइटेड और बाकी जब फुटबॉल कंपनी। तो ग्रास को पकड़ो, कैच देम यंग, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। बस हो गया मेरी तरफ से। और किसी ठीक। को कुछ ऐड करना है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड, डिटेल में ले, स्पोर्ट्स पूरा हो आज का हम्म सेशन। एशियन ट्रैक साइकिल इंडिया बैग, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, ठीक है। राइडिंग ऑन फेलियर डिसअपॉइंटेड, अनुष विंस इंडिया कोवेटेड पेरिस स्पोर्ट, फर्स्ट एवर ड्रेसेज ओलंपिक कोटा इन। अनुष अग्रवालिया, अग्रवाला, अग्रवाला, हु गॉट इंडियाज फर्स्ट एवर ड्रेसेस कोटा इन एस्क्यूरियन, once won German coach replacement. It was my father's dream to don the India's jersey one day. Women's Premier League. हाँ, एक और प्रवेश भूल गए हम्म बोलना। विमेन से रिलेटेड हम लोग जो भी बात कर दिए वो तो बात कर ही लिए। विमेन से रिलेटेड, विमेन को कैसे प्रमोट करना चाहिए स्पोर्ट्स में, पहले स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसे कबड्डी और बाकी सब भी रहता है। तो फिट इंडिया कैंपेन बोलते हैं कि आप करिए, आप फोटो डालिए ऑनलाइन माई गॉव में जाके, हैशटैग यूज करें कि कितना आप खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ताकि फिट रहे। क्योंकि जो भी आज से प्रॉब्लम हो रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज हो रहा है, वो भी तो स्पोर्ट्स की से धीरे धीरे दूर हो जाएगा, विमेन में भी और मेन में भी, खासकर विमेन में। तो उसमें भी बात कर सकते हैं मेन को और प्रमोट करने खाली की। वुमेन ही नहीं, ट्रांसजेंडर भी आने चाहिए, हाँ, पीडब्ल्यूडी के सभी लिए आ जब जाएगा उसमें, की हाँ। बात करते हैं वो भी है। हम्म, इंडिया फर्स्ट क्यूरेटर जकिंता, जकिंता कल्याण फर्स्ट क्यूरेटर टू हैंडल द शो, चिन्ना स्वामी। वो स्पेसिफिक है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उतना आई थिंक इट इज नॉट। Okay, thank you everyone. We will take up next set of important articles for discussion due to the Sarkari.